हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल अपने डिस्कस कर चुके थे कल की क्लास में कंबशन चैम्बर के बारे में, थोड़ा सा बोर चैप्टर था इसलिए वो कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने। आज अपने डिस्कस करेंगे मेनली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। डिस्कस करेंगे अपने इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, इंजेक्शन सिस्टम के बारे में देखेंगे, जानेंगे किस प्रकार से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ आपके एमपीएफआई और सीआरडीआई सिस्टम ही है। ठीक है, ये पेट्रोल इंजन के लिए और डीजल इंजन के लिए यूज होता है। थोड़ा सा आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि एमपीएफआई तो एक इंजेक्शन सिस्टम है जहां पर अपने फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, ये किस प्रकार से पेट्रोल इंजन के लिए काम आता है, वो आगे अपनी बात करेंगे। बिल्कुल आज के प्रेजेंट टाइम में इंजेक्शन सिस्टम के यूज से अपने पेट्रोल इंजन को चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, वो आपको समझाया जाएगा। सीआरडीए सिस्टम और एमपीएफआई सिस्टम है, परंतु मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंजेक्शन सिस्टम भी कर लेना चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूं कि बाई चांस अगर एग्जामिनर कह देता है कि हमने आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम, एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में कहा था, उसी के अंदर हम इस चीज को कवर करते हैं, तो इस कारण से अपन को फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को समझना चाहिए। इंजेक्शन सिस्टम किसके लिए यूज होता है, तो आप सभी को पता है फ्यूल इंजेक्शन किसके लिए यूज होता है, डीजल और सीआई इंजन के लिए यूज होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा अजीब सा क्यों लिखा जा रहा है पता नहीं। डीजल और सीआई इंजन के लिए यूज होता है, इस चीज को आप सभी लोग जानते हैं। होता क्या है, कुछ नहीं है, कंप्रेस एयर में फ्यूल को एटोमाइज करके उसको क्या करते हैं, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स में, मतलब बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मतलब बूंदों में उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं फ्यूल को, किसके अंदर, इंजेक्शन सिस्टम के अंदर। ये बातें वही है जो पहले कर चुके हैं, इसलिए लिखने की जरूरत। मैंने कल भी आपको शायद ये चीज बताई थी कि अपने क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, फ्यूल को एटोमाइज करके बहुत ही ज्यादा बारीक, बहुत ही ज्यादा वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स, मतलब बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो मैं ये चीज भी लिख देता हूं कंप्रेस्ड, क्योंकि इसमें आगे चल के ही अपने काम की बातें हैं कि ये सभी वही बातें हैं जो अपनों ने पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले दिन से। फ्यूल को एटोमाइज करते हैं वेरी, रुक जाओ, वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। क्या है, डीजल व सीआई इंजन कंप्रेस एयर में फ्यूल को एटोमाइज करते हैं वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स में। इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ये बात अपनी पहले की मतलब बातें चलती आ रही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मतलब अपने पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक अच्छे इग्निशन सिस्टम की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि अपना जो इंजन है वो प्रॉपरली वर्क कर सके, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, एक अच्छा मतलब अपना पूरे का पूरा जो फ्यूल है वो अच्छे तरीके से उसको जला सके। उस चीज के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, उस चीज के बारे में अपने देखते हैं। आगे चलते हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो देखो समझने वाली, इसमें कुछ भी नहीं है, सब भी पुरानी बातें हैं। जो बातें मैंने पहले आपको बताई हुई हैं अभी भी वही लिखवाऊंगा। जो चीज समझने समझाने वाली होगी वो थोड़ा सा आगे चल के आएगी, बस आप लिख लेना, लिखना जरूरी है ये चीजें सभी आपको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। कई बार आपसे एग्जामिनर क्या होता है, 2013 में भी था कि आपको ये देता है निम्न में से इंजेक्टर का क्या कार्य नहीं है, या इंजेक्टर का क्या कार्य है, हाँ नहीं है, तो आपको 1 2 3 4 ए बी सी व डी स्टेटमेंट दे देगा। एक बात ध्यान रखना, 5 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट के जरूर आएंगे, स्टेटमेंट के पक्का। ये राजस्थान का तो ऐसे समझ लो कि मतलब एक वो है कि कंफर्म ही है कि वो आपसे स्टेटमेंट वाले पक्का मतलब कंफर्म पूछता है, तो मतलब पूछता ही है। मच्छर खा रहे हैं आज तो पता नहीं, एक तो ना ये ऑल आउट भी लगा रखी है फिर भी मच्छर खाते हैं, समझ नहीं आता क्या चक्कर है, हो भी बहुत ज्यादा गए। तो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऐसे प्रश्न बनते हैं जहां पर एक गलत और तीन सही होते हैं, तब आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या काम उस पार्ट का या उस सिस्टम का होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये सब चीजें करनी जरूरी हैं। और ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपको एमसीक्यूज करने से ही अच्छे से समझ आएंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। इंजन की प्रॉपर रनिंग व गुड परफॉर्मेंस के लिए मैं पूरा लिखता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे जितने स्टेटमेंट वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अपने लिए, इसलिए पूरे का पूरा लिखते हुए चलते हैं। इंजेक्शन सिस्टम में निम्न रिक्वायरमेंट प्राप्त करना, इंजेक्शन सिस्टम को निम्न रिक्वायरमेंट्स प्राप्त करना चाहिए। जल्दी जल्दी सर्दियां आ जाए, अब तो मैं सर्दियों का इंतजार कर रहा हूँ। गर्मी ने बहुत बुरी हालत कर रखी है। सर्दियों में पढ़ने का अलग ही मजा आता है। गर्मी में तो क्या है कि यदि आप कूलर के आगे बैठे हो, कूलर यहाँ पे हमारे यहाँ तो हनुमानगढ़ में तो बिल्कुल फेल है, सीधी बताऊं। दोपहर में तो ये हालत हो जाती है, कूलर भी ऐसे लगता है गर्म हवा फेंक रहा है। एसी चल रहा है वो बात अलग है, पर एसी वाला फिर वो माहौल नहीं है। तो इसलिए गर्मियों में वो मतलब ऑफ सीजन आप एक प्रकार से कह सकते हो, सर्दियों में ऑन सीजन हो जाता है पढ़ाई का, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होती, सर्दी से बचने के इतने मतलब अपने पास रीजन है कि अपने कपड़े पहन लिए तो चलो ठीक है भाई, सर्दी से बच जाएंगे, ये सब कुछ ना। अच्छा ठीक है, एक एक पॉइंट पे मैं लिखता हुआ चलता हूं, साथ के साथ आपको समझ आता रहेगा। वो प्रत्येक चक्कर में जो इंजेक्शन किया जाता है उसकी एक्यूरेट मीटरिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी पूरी एक मीटरिंग के द्वारा ही उस चीज को, मतलब जो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है वो अपने को पता होना चाहिए। मीटरिंग इसलिए जरूरी है कि उस व्हीकल की या उस इंजन की अपने एवरेज निकालने के लिए भी उस चीज का यूज कर सकते हैं कि भाई 1 लीटर तेल के अंदर मीटरिंग अगर नहीं करेंगे तो अपने को कैसे पता लगेगा कितना फ्यूल के अंदर कितना गाड़ी चल रही है, इसलिए मीटरिंग जरूरी है। हाँ, लिख देता हूं, प्रत्येक चक्कर में जो फ्यूल इंजेक्टेड किया जाता है उसकी अपने, ये आईसी इंजन को करते हैं, मैं मेरे को ये लगता है कि अपने उसके बाद में ना फोटोज वगैरह ही रखना चालू कर दूं मैं, उसकी मीटरिंग होनी चाहिए। कि मतलब पहले से ही लिखना है तो मेरे को थोड़ा सा लेंथी काम लगता है, समय खराब होता है उस चीज में लिखने में, तो इसलिए मैं पहले मतलब अगर ऐसा होता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उस चीज में क्या आती है कि वो सारा मेरे पास जितना भी कुछ है वो सब इंग्लिश में है। अभी यदि वो इंग्लिश के अंदर है, सॉरी, इंग्लिश में है, तो इस कारण से अभी मैं अगर वो उस चीज का पूरा कट लगा के आपको समझाने लगता हूं तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम आती है। अब ये क्या मिक्स चलता रहता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को सही रहता है वो चीज, इसलिए मैं लिखवाता हूं। थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है पर ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग करेक्ट होनी चाहिए ताकि क्या है, मैक्सिमम अपने को पावर प्राप्त हो सके। क्या क्या कहने का मतलब, जब भी फ्यूल को इंजेक्ट किया जाए उसकी जो टाइमिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, कि जैसे ही फ्यूल, सॉरी, पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने से कितना 25 डिग्री पहले ही, 5 कुछ 5 5 या 10 डिग्री पहले ही अपना क्या है, फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं नीचे चला गया तो ऊपर है, ठीक है, टीडीसी पर की बात कर रहे हैं, तो बात कर रहा हूं फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग। टाइमिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर प्राप्त हो। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे।
रेट ऑफ इंजेक्शन पर भी कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि जरूरत से ज्यादा ही अपने क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं फ्यूल को, जिस कारण से क्या होगा, उसका जो हीट निकलने का पैटर्न होगा वो भी चेंज हो जाएगा, उस इंजन का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उस इंजन में फ्यूल की खपत भी ज्यादा होगी। तो इसलिए ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। रेट ऑफ इंजेक्शन पर प्रॉपर कंट्रोल हो, ठीक है। बाकी आगे आपको मैंने बता ही दिया किस किस कारणों से, वो आप अपने लिखते रहेंगे, ठीक है जी साहब। आगे चलते हैं। रेट ऑफ इंजेक्शन पर मतलब होना प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, क्या कारण है? कारण मैंने आपको बता दिया कि ताकि अपने को मतलब पूरा एक जो हीट रिलीज हो वो भी अपने कंट्रोल में हो सके, इंजन में फ्यूल भी ज्यादा खपत ना हो, ये सब कुछ। अच्छा, चौथी बात जो अपने ने स्टार्टिंग में की थी कि फ्यूल की एटमाइजेशन, मतलब उसको छोटी छोटी बूंदों में वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। प्रॉपर एटमाइजेशन ऑफ फ्यूल इनटू वेरी, ये तो इंग्लिश में ही चलेगा, वेरी वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि उसके आगे जाने के बाद में मैं आपको फोटो वगैरह दिखा दूंगा, तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। स्प्रे का जो पैटर्न है, जो फ्यूल इंजेक्टर में जब वो स्प्रे किया जाएगा, कल की क्लास में मुझे लगता है मैंने कुछ आपको शायद गलत पढ़ा दिया या पता नहीं, चलो देखता हूं। प्रॉपर जो स्प्रे का पैटर्न है वो सही होना चाहिए, ताकि क्या है, फ्यूल और एयर की मिक्स होना, जो फ्यूल का है वो एक क्या है, प्रॉपर और रैपिड हो सके, तुरंत हो सके, ताकि जो अपने को पावर है वो पावर आउटपुट अपने को अच्छी मिल सके। प्रॉपर स्प्रे पैटर्न, ताकि रैपिड मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर हो सके, फ्यूल एंड एयर हो सके, इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रॉपलेट्स का, वो क्या है, पूरे कंबशन चैम्बर में यूनिफॉर्म होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पर जो ड्रॉप है, जो बूंदे हैं डीजल की, वो ज्यादा जा रही हैं और कहीं पर कम जा रही हैं, ये चीज भी ना हो, ठीक है। यूनिफॉर्म समान, हाँ यही होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल ड्रॉपलेट्स, है ना। ये क्या अपने पास होना चाहिए इस बात पे, ये सभी बातें जरूरी हैं। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे चल के आपको ये काम की चीजें हैं जो भी बता रहा हूं। तो सप्लाई इक्वल क्वांटिटी ऑफ मीटरिंग फ्यूल टू ऑल सिलेंडर इन द केस ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन, मतलब जो मल्टी सिलेंडर इंजन के केस के अंदर, मतलब मल्टी सिलेंडर इंजन जब अपने यूज करेंगे, वहां पर जो फ्यूल जो अपने सप्लाई कर रहे हैं उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से उसकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल मात्रा में वो सभी सिलेंडर तक पहुंचना चाहिए। मैं ये बात आप समझ गए होंगे। क्या बात की मैंने, मल्टी सिलेंडर इंजन्स में प्रत्येक सिलेंडर तक फ्यूल की इक्वल क्वांटिटी, मतलब एक जैसी मात्रा, इक्वल क्वांटिटी मात्रा पहुंचनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो, अपने आगे आराम आराम से इन बातों को करते हुए चलते हैं, ठीक है जी। और एच की बात करूं, किसी भी प्रकार का लैग नहीं होना चाहिए। लैग तो आप सभी समझते हो कि अपना मोबाइल भी लैग कर जाता है, या आपने कभी ना कभी जिंदगी में अगर पबजी खेला होगा तो पबजी में भी गेम लैग कर जाता है। मतलब कि ये ना हो कि जिस वक्त अपने को
फ्यूल की आवश्यकता है, उससे कुछ समय बाद में फ्यूल अपने को सप्लाई हो रहा है, उसको कहते हैं लैग। कि जिस वक्त जिस चीज की आवश्यकता है और उससे पहले या उसके बाद में वो चीज हो रही है, पहली बार बाद में हो रही है, उसको कहते हैं लैग। अगर आपने पबजी खेला होगा, मैं पबजी एक मेरे को अच्छा एग्जांपल मिला, क्योंकि हम भी जब मैं खेलता था तब यही होता था, गेम लैग हो गया, गेम लैग हो गया। तो उसको गेम लैग किसी को कहते हैं कि आपको जब पबजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जब आपको बंदे को आगे चलाना होता था तो वो चलता नहीं था, वहीं 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 घूमता रहता था। उसका मतलब क्या था, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो चीज नहीं प्राप्त हो रही थी। उसी प्रकार से अगर मैं इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जब अपने को फ्यूल को जलाने की आवश्यकता है और जो इंजेक्टर है उसमें लैग हो गया, और वो क्या हो गया, वो उसने सप्लाई जो है फ्यूल की वो लेट करी, तो उसको कहते हैं लैग। मतलब किसी भी प्रकार का लैग नहीं होना चाहिए, नो लैग ड्यूरिंग इंजेक्शन, है ना। ड्यूरिंग पूरा प्रॉपर लिखें, ड्यूरिंग बिगिनिंग बिगनिंग की स्पेलिंग गलत है, एक सेकेंड, बिगनिंग एंड एंड ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, ये था साहब आपको याद करने वाली बात कि इंजेक्शन के स्टार्ट होने से खत्म होने तक किसी प्रकार का कोई भी लैग अपने को नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए। आगे चलते हैं, अब अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन उसके बाद में पूरे इंजेक्शन सिस्टम का एक ओवरऑल व्यू देखेंगे कि इंजेक्शन सिस्टम किस प्रकार से, जिस प्रकार से अपनों ने एसआई इंजन में पढ़ा था, पेट्रोल इंजन में, कि कैसे बैटरी से इग्निशन स्विच, इग्निशन कोयल, डिस्ट्रीब्यूटर से होता हुआ स्पार्क प्लग तक वोल्टेज, हाई वोल्टेज को पहुंचाया जाता है। उस प्रकार से ही अपने इग्निशन सिस्टम में देखें किस प्रकार से टैंक से लेके फ्यूल को इंजेक्टर तक पहुंचाया जाता है, वो चीज अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करता हूं सबसे पहले मैं, तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण अपने इसको कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन सिस्टम के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपने आता है एयर इंजेक्शन सिस्टम। एयर इंजेक्शन सिस्टम, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। दूसरा जो है वो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है, वो आगे मैं बताऊंगा। नाम से ही एक बात तो आपको समझ आ रही होगी, एयर इंजेक्शन सिस्टम। इसका मतलब ये कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो फ्यूल है उसको इंजेक्ट करवाया जाता है एयर की मदद से, हवा की मदद से। ये बात आपको दिमाग में सबसे पहले आपको नाम पढ़ते सार इतनी की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है भैया, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार के सिस्टम में कंप्रेस एयर के द्वारा फ्यूल को सिलेंडर में भेजा जाता है, ये बात आपकी सही है। ठीक है जी साहब, परंतु आज के समय में इस प्रकार का सिस्टम बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। पुरानी गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कारण था उसका, सबसे बड़ा कारण था उसमें मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर की अपने को जरूरत पड़ती थी, जो बहुत ही ज्यादा हैवी और बल्की था। इस कारण से उसका वेट भी इंक्रीज हो जाता था, और उसकी जो ब्रेक पावर है, जो मतलब अपने को पावर प्राप्त होती थी, ब्रेक पावर वगैरह अपने आगे बढ़ेंगे तब आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे। जिस वक्त आपका आईसी इंजन पूरा हो जाएगा ना, जब आपका आईसी इंजन पूरा हो गया उसके बाद में आप हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ पाओगे। अभी तो टुकड़ों में है, जब उसको आप पूरा मिला दोगे तब आप पूरे इंजन की वर्किंग समझ सकोगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। अभी अपने टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, जब अपने छोटे 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 हिस्सों को मिला के ही इंजन बनता है, उसी प्रकार से अपने उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो एयर इंजेक्शन सिस्टम में क्या था, एयर इंजेक्शन सिस्टम बहुत ही ज्यादा हैवियर हो जाता था। किस कारण से, एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर के कारण से, और इसकी जो पावर आउटपुट था वो भी अपने को कम मिलता था। लिखता हूं मैं ये बात, हाँ, इस प्रकार के सिस्टम में
कंप्रेस्ड एयर के द्वारा कंप्रेस एयर के द्वारा फ्यूल को सिलेंडर में भेजा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, इस सिस्टम का प्रयोग अब कम हो गया है क्योंकि इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है बल्कि मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर की, जिस कारण से कौन सा कंप्रेसर यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप यूज होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। इस कारण से इंजन का वेट हाई ज्यादा हो जाता है और उसकी ब्रेक पावर जो है, ब्रेक पावर आउटपुट या पावर आउटपुट अपने क्या है, कम मिलती है। ब्रेक पावर आउटपुट वो पावर आउटपुट होती है जो अपने को इंजन की शाफ्ट मतलब क्रैंक शाफ्ट के ऊपर मिलती है, उसको अपने कहते हैं ब्रेक पावर आउटपुट। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं छोटे अक्षरों में लिखता हूं, प्रयोग कम हो गया क्योंकि इसमें यूज होता था बल्कि मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। मेरी फोटो आई होप ऊपर नहीं आ रही होगी। कंप्रेसर, ठीक है, जिससे इंजन क्या हो जाता था, इंजन का वेट इंक्रीज एंड रिड्यूस हो जाती थी, रिड्यूस ब्रेक पावर आउटपुट। ठीक है, ब्रेक पावर आउटपुट अपनी क्या हो जाती, कम हो जाती थी। इस बात को आप ध्यान में रखना। ये था एयर इंजेक्शन सिस्टम में कुछ एक बातें और लिख लो, क्या जो वन लाइनर टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक है, जो डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है। इसमें एबिलिटी थी इस प्रकार के सिस्टम में कि यह है हाई विस्कोसिटी वाले फ्यूल को भी अपना क्या यूटिलाइज कर लेता था, उसको खपत कर देता था। हाई विस्कोसिटी जिसकी श्यानता उच्च होती है, जो बहने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, उस प्रकार के फ्यूलों को भी ये क्या था, यूटिलाइज कर लेता था। एबिलिटी टू यूटिलाइज फ्यूल ऑफ हाई विस्कोसिटी, एबिलिटी टू यूटिलाइज फ्यूल ऑफ हाई विस्कोसिटी। हाँ, उच्च श्यानता वाला फ्यूल ना, उस बात को भी आप ध्यान में रखना। सक्षम था ये खपत करने के लिए हाई विस्कोसिटी उच्च श्यानता वाले फ्यूल को, ईंधन को। इस बात को आप ध्यान में रखो। अब चलते हैं आगे, सेकंड बात करते हैं अपने फटाफट से सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। इंजेक्शन सिस्टम के बारे में आज क्या हुआ, आज मैं थोड़ा सा लेट उठा हूं, दिन बड़ा बोर जा रहा है। चलो थोड़े टाइम बाद में, आधे घंटे बाद में अपने बात करेंगे। ये अपने पढ़ते हैं, फिर अब मैं आपको की बात बताता हूँ। थोड़ी सी मजेदार चीजें हैं तो डिस्कस करते हैं। 5 मिनट अगर हो जाता है तो आपको भी बोर नहीं फील होता कि आधे घंटे के बाद में 5 मिनट बात कर लेनी चाहिए मेरे नजरिए में, ताकि आप बोर ना हो। और जिसको आगे आगे फटाफट जाना है वो तो जाएगा ही। क्या सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम के अंदर आपको मतलब इसको आज के समय वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि इसके अंदर एक फ्यूल पंप होता है, जिसके द्वारा फ्यूल को इंजेक्टर पंप के पास भेजा जाता है। इंजेक्टर पंप क्या करता है, उसको इंजेक्टर के पास भेजता है। इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को इंजेक्ट कर देता है। आसान बात समय बताऊं तो इसमें किसी भी प्रकार के एयर का प्रयोग नहीं होता है, ये चीज मैं लिख देता हूं। इस प्रकार के सिस्टम में लिक्विड फ्यूल को डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है बिना किसी कंप्रेस एयर के। और इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन, है ना। एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार के सिस्टम में लिक्विड फ्यूल को डायरेक्टली
कंबसन चैम्बर में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है बिना किसी कंप्रेस्ड एयर के इसको क्या है, इस प्रकार के फ्यूल को डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है। इसको क्लासिफाई कर दो, इसका वर्गीकरण देख लो, क्लासिफिकेशन देख लो। सबसे पहला तो आता है इंडिविजुअल पंप व नोजल सिस्टम, यूनिट इंजेक्टर सिस्टम, कॉमन रेल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। क्या है इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम। बी क्या है, यूनिट इंजेक्टर सिस्टम, कॉमन रेल सिस्टम। ये कॉमन रेल सिस्टम और कॉमन सीआरडी सिस्टम अपना लगभग मिलता जुलता है, आगे अपने बात करेंगे इस चीज के बारे में। कॉमन रेल सिस्टम के बारे में अपने पढ़ेंगे और डी अपने पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, सोलिड इंजेक्शन टाइप का एक प्रकार से वर्गीकरण, आप इस चीज को समझ सकते हो। इन सब पे मूव होने से पहले अपने देखते हैं कि कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं इंजेक्टर सिस्टम के, जो मैंने अभी आपको बताया है कि फ्यूल टैंक से होता हुआ फ्यूल पंप में जाता है, फ्यूल पंप से इंजेक्शन पंप में, गवर्नर, इंजेक्टर व उसके बाद में फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल फिल्टर तो पहले ही आएगा, मैंने बाद में लिख रखा है, तो इंजेक्टर में पहुंच जाता है। वो चीजें अपने देखेंगे। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑल सिस्टम, मतलब मेन कंपोनेंट मतलब ये एक बुनियादी कंपोनेंट्स है जो होने ही चाहिए हर एक। जो सिस्टम अपनों पीछे देखा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है किसी में कुछ इंडिविजुअल चेंजेस हो, वो अपने वहां पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अपनों स्टार्टिंग में इंजन को समझना चालू किया था, वहां पर अपनों मेन कंपोनेंट पढ़े थे। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कुछ चेंजेस थे इंडिविजुअल, उनके अकॉर्डिंग, तो वो अपने अलग से जैसे हम पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से अलग से पढ़ेंगे। जो मेन कंपोनेंट है उसके ऊपर अपने फोकस करेंगे। सबसे पहले अपने पास आएगा फ्यूल टैंक। ठीक है, क्या आएगा, फ्यूल टैंक आएगा। ठीक है, सेकंड अपने पास आएगा, आप मान लो फिल्टर, आप मान लो कि फिल्टर आएगा अपने पास। थर्ड अपने पास आएगा फ्यूल फीड पंप। ठीक है, फ्यूल फीड पंप जो क्या करेगा, फ्यूल फीड पंप का काम क्या होगा, मैं अभी साथ के साथ लिख देता हूं, क्योंकि आगे मैं सिर्फ आपको वर्किंग ही समझाऊंगा, लिखने वाला कुछ भी नहीं है। ये क्या करता है, ये सप्लाई करता है फ्यूल को, कहां, फ्यूल को मेन टैंक से इंजेक्शन सिस्टम तक इसको सप्लाई किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फ्यूल पंप क्या करता है, सप्लाई करेगा फ्यूल को इंजेक्टर या इंजेक्शन सिस्टम तक, या आप इसको कह सकते हो इंजेक्शन पंप तक। मैं मानता हूं इंजेक्शन सिस्टम तक। ठीक है, इंजेक्शन सिस्टम थोड़ा सा गलत लैंग्वेज है, रुक जाओ, इसको इंजेक्टर तक कर दो। अदर लैंग्वेज में आप इंजेक्टर पंप तक भी कह सकते हो, पर इसको अपने क्या करते हैं, सप्लाई करेगा फ्यूल को इंजेक्टर तक, है ना, इंजेक्टर तक। टैंक से इंजेक्टर तक फ्यूल पहुंचाने के लिए फ्यूल फीड पंप का यूज होता है। ये आपके 2013 में पूछा गया था, मुझे प्रॉपर प्रश्न याद नहीं है, परंतु शायद यही था कि इंजेक्शन सिस्टम के अंदर फीड पंप का या फ्यूल पंप का क्या कार्य होता है। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ऐसी बारीक चीजें यदि आपने नहीं पढ़ रखी तो आपको ये सोचोगे यार इंजेक्टर में वो फ्यूल को पहुंचाता है और उसके बाद में वो मतलब
इसी के द्वारा ही फ्यूल को पंप कर दिया जाता है। वहां पर उसने लिखा, मेरे ख्याल से था कि इंजेक्शन पंप तक पहुंचाया जाता है। मैं जिस वक्त अपने पुराने एमसीक्यूज करेंगे तब अपने इस चीज को और अच्छे से देख लेंगे। हाँ, इंजेक्शन पंप के बात करेंगे, आगे क्या आएगा, इंजेक्शन पंप आएगा अपने पास, ठीक है, जो क्या करता है, मीटरिंग और प्रेशराइज करता है फ्यूल फॉर इंजेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, मीटरिंग एंड प्रेशराइज्ड फ्यूल फॉर इंजेक्शन के लिए क्या करता है, ये फ्यूल का प्रेशर बढ़ाता है, सिंपल सी बात आपको बताऊं तो। आगे चलते हैं, अगला अपने बात करें तो गवर्नर। आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं गवर्नर देखा होगा। उस चीज गवर्नर ही फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा काम आता है कि जैसे ही, चलो जब अपने पढ़ेंगे तब देखेंगे गवर्नर का। आप इतनी बात याद रखो कि लोड के अकॉर्डिंग इंजेक्टेड फ्यूल के अमाउंट को इंश्योर करेगा या मतलब लोड के अकॉर्डिंग इंजेक्टेड फ्यूल के अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है। ये इंश्योर करना मतलब जांचना उस चीज को सही से, है ना। सिक्स्थ की बात करूं तो अपने पास सबसे मेन आता है इंजेक्टर। बाद में ये था मेन कंपोनेंट की फ्यूल टैंक, उससे फिल्टर, इंजेक्टर के बाद में भी एक फिल्टर आता है, उस चीज के बारे में अपने उसके अंदर देख लेंगे डायग्राम में। फ्यूल फीड पंप के बारे में हो जाएगा, उसके बाद में इंजेक्टर पंप, गवर्नर और इंजेक्शन के बारे में अपने डिस्कस कर लेंगे। आगे चलेंगे, आगे भी मैंने अच्छे से लिख रखा है तो उस चीज को अपने देखेंगे। चलते हैं अभी डायग्राम की तरफ शिफ्ट होते हैं, आराम से पढ़ेंगे। क्या था अपना इंजेक्टर ना, डायग्राम भी थोड़े से गलत ही लगा रखे हैं मैंने, ठीक है साहब। ये लो, ये है आपके पास टिपिकल फ्यूल फीड सिस्टम फॉर CI इंजन। इस चीज को समझते रहना और कुछ भी नहीं है। साहब होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, फ्यूल टैंक से फ्यूल निकलता है कोरस फिल्टर में। मतलब इसका क्या काम है, ये थोड़ा सा अपने इस चीज को ये मान सकते हैं कि जो मोटी मोटी चीजें हैं वो उसको बाहर निकाल देता है। देन उसके बाद में फ्यूल जाता है इधर, यहाँ पर प्लंजर फ्यूल फीड पंप है, उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। उससे जाते हुए ये फ्यूल चला जाता है फिल्टर के अंदर, फाइन फिल्टर, जहां पर अगर मिट्टी के कण वगैरह सब कुछ फिल्टर किए जाते हैं, उससे फ्यूल निकलता है, डायरेक्टली जाता है फ्यूल पंप में। इसको यहां पर फ्यूल पंप किसे कहा गया है, इंजेक्टर पंप को, इंजेक्शन पंप को कहा गया है। और इंजेक्शन पंप से यहां से फ्यूल निकल के चला जाता है इंजेक्टर में, और बचा हुआ फ्यूल क्या है, बचे हुए फ्यूल को वापस से अपने क्या करते हैं, फाइन फिल्टर से होता हुआ उसको वापस से अपने यूज में ले लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये था एक नॉर्मल सा, बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा ही आसान लैंग्वेज में आपकी वर्किंग। कोई किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस चीज में, फिर से समझा देता हूँ, थोड़ी सी समझने वाली चीज है जिस चीज के ऊपर अपने बात कर रहे हैं। आपको पहली बार जिस डायग्राम समझिए, अगर आपके दिमाग के अंदर डायग्राम फिट है ना, आप सब कुछ करके आ सकते हो। जिस वक्त मैं कॉलेज में था तो उस वक्त क्या सीन था, मेरी हैबिट थी, मैं कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ता था, मैं हमेशा डायग्राम पे फोकस करता था। यदि मुझे डायग्राम आते हैं तो मेरा इसका मतलब ये है कि मुझे उस चीज की सारी थ्योरी भी आती है। मेरे दोस्त थे जो साथ में, उनको भी ये था कि तू सारा दिन डायग्राम पढ़ता है, तू थ्योरी नहीं पढ़ता, फिर भी तेरे नंबर इतने ज्यादा आते हैं। सिर्फ एक ही कारण था, अगर आपको डायग्राम समझ में आता है ना, यदि आप उस चीज के पिक्चर को याद कर पाते हो ना, तो आपसे बेटर कोई भी नहीं है। अब आपको डायग्राम में बेसिकली आपको याद है ना कि यहाँ पर टैंक फिट है, यहाँ पर एक फिल्टर था, यहाँ पर फ्यूल पंप था, यहाँ पर फाइन फिल्टर था, वहां से फ्यूल पंप से होता हुआ या इंजेक्शन पंप से होता हुआ इंजेक्टर में गया और वापस से फाइन फिल्टर में वापस आ गया।
यदि आपको ये सब चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं इस फोटो है आपके पास, तब आप क्या है, तब आपको याद रहने में आसानी होती है। अभी यदि आप मेरे से पूछोगे ना, मैं कुछ भी याद करता हूं, कुछ भी, पता नहीं आपके साथ ये होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है। अगर मैंने वो चीज याद कर ली तो लगभग मेरे उस चीज की मेरे दिमाग में फोटो आ जाती है, चाहे वो थ्योरी क्यों ना है। यदि आप मुझसे पूछ लोगे ना कि सर ये आप बताइए, तो आप, मैं ये बता सकता हूं कि मैंने उस पेज के अपर साइड में है या बीच में लिखा हुआ है, नीचे है या राइट हैंड साइड वाले पेज में है, कहाँ है। तो मेरे पता नहीं कैसे, पर मेरे को फोटो फोटो याद रहती है। उसका कारण मेरे को, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि उसका कारण ये है कि मैं लिख लिख के पढ़ता हूँ हमेशा, मैं हर एक छोटी छोटी बात भी लिख के पढ़ता हूँ। तो जब मैं लिख के पढ़ता हूँ तो पहली बार मैं क्या करता हूँ, उससे देखता हूँ, देखते देखते मैं लिखता हूँ, लिखते लिखते मैं पढ़ता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ तब वो उस चीज की फोटो मेरे दिमाग में आ जाती है, मेरे को ये कारण लगता है। अच्छा, 2 मिनट और बात करते हैं, अपने डिस्कस करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ, आज मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा है, ट्रांसपोर्ट टीवी, ट्रांसपोर्ट टीवी। यदि आप में से बहुतों ने देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ तो प्लीज जाके देखना। सपोज करो, एक अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं यार, आपको अच्छी लगेगी मेरे मेरे ख्याल से। तो मैं ये चैनल देख रहा था, तो इसमें क्या है, जितने भी ऑल इंडिया जो आरटीओ हैं, आरटीओ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इनकी लैंग्वेज में उनको आरटीओ कहा जाता है, अपनी लैंग्वेज में मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हो गया। तो जितने भी आरटीओ है पूरे इंडिया में, जहां उनके नाके लगते हैं, तो वहां पर जितने भी कोई करप्शन होता है या कोई ट्रक ड्राइवर फोटोज खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, या आरटीओ की लड़ाई होती है, या आरटीओ सस्पेंड होते हैं रिश्वत लेते हुए, या कोई भी कार्रवाई होती है, तो वो लगभग आपको इस पे, या एक चैनल हो रहा है ट्रांसपोर्ट टीवी लाइव ना, ट्रांसपोर्ट टीवी लाइव नाम से कुछ ऐसा है, ट्रांसपोर्ट लाइव टीवी एक, ट्रांसपोर्ट टीवी एक, ट्रांसपोर्ट लाइव टीवी, ऐसे 2 चैनल है। तो ये डेली अपडेट अपडेट करते रहते हैं। इनके मुंह से एक ही बात निकलती है, मैंने काफी वीडियो देखी, मैंने पहले भी देखी थी, आज भी मैंने देखी, आधा घंटा इनकी वीडियो देखी थी, छोटी छोटी वीडियो होती है, 5-6 मिनट की। तो ये कहते हैं राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 पे है करप्शन में। ये बात ये खुद मुंह से कहते हैं, और जितनी भी मैंने वीडियो देखी है उसमें से आधे से ज्यादा वीडियो राजस्थान की ही होती हैं। कभी कोई आरटीओ कर्मी पकड़ा जाता है, कभी कोई रिश्वत लेते हुए। अब आप सभी लोग इस चीज की जिम्मेदारी संभालने जाओगे, मेरे को यह बात पता है। आपके सामने एक कंडीशन में रखता हूं, बाई चांस आप चलो डीटीओ की तैयारी नहीं कर रहे, आपको पता नहीं होता, आप कहीं पर जेईएन लग जाते, जेई लग जाते, आप असिस्टेंट लोको पायलट लग जाते, ठीक है, ये 2 ही पोस्टें मेन है अपने लिए, तो या तो जेईएन या लोको पायलट, या किसी अदर विभाग में बहुत ही ज्यादा अच्छी सीटिंग वाली नौकरी लग जाते, जहां पर आपका अच्छा कैबिन होता, वो वाली आप एक प्रोफेशनल कम लग जाते, या आप किसी कंपनी में लग जाते, या आप किसी कंपनी में लग जाते। आपकी सैलरी उतनी ही होती जितनी यहां पर है, जो मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की है। क्या आप इन सभी में, क्या आप इन सभी में रिश्वत ले पाते? क्या नहीं ले पाते? बिल्कुल सीधी सी बात है, नहीं ले पाते आप रिश्वत, चाहे जेईएन है, चाहे लोको पायलट है, चाहे आप प्रोफेशनल में किसी जॉब में हो, चाहे आप कंपनी में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर बिजनेसमैन है, आता यूट्यूब इंजीनियरों से भरा हुआ है, कोई भी आप उठा के देख लो, सभी इंजीनियर मिलेंगे, सभी नहीं ले पाते। आपकी तनख्वाह कितनी होती? 35 से 40 हजार। और ये तनख्वाह एक नॉर्मल नहीं होती, आपके घर को चलाने के लिए बहुत इनफ होती है, और आप अपने घर को चलाते, आप बिल्कुल अपने घर को वहां पर अच्छे तरीके से चलाते, आपको खुशी होती है कि यार मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है। और वही मैं बात करूं मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की, सबके दिमाग में देखो, मेरे को भी पता है और सबको पता है कि सबसे ज्यादा मतलब करप्शन है तो इसी डिपार्टमेंट में है, बिल्कुल है, मैं मुंह पे कहता हूं ये बात, क्योंकि जो चीजें मैंने देखी है, कभी आप उन दोनों चैनल को चेक करना, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कितना ज्यादा करप्शन है इस चीज के अंदर। अपने उस चीज को संभालने जा रहे हैं आप लोग, उस चीज को संभालने जा रहे हैं,
तनख्वाह आपकी भी इतनी है। आप प्लीज इस चीज के अंदर इन्वॉल्व मत होना कि आप कहीं पे 50 रुपए या 100 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ और आपकी सारी जिंदगी आपके मुंह पे वो कलंक लगा रहे। आपकी इंसान की जरूरत इंसान के अकॉर्डिंग ही बढ़ती और कम होती रहती है। यदि आज आपकी 15,000 की नौकरी है तो आप अपने घर का गुजारा 15,000 में भी कर सकोगे और आप 1.5 लाख में भी वही घर में रह सकोगे। ठीक है कि आपके पास जितने पैसे आएंगे आप उस चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो। ये बात सत्य है, ये वास्तव में सही है। जिस वक्त मैं जेसीबी में जॉब करता था, मेरी स्टार्टिंग में 12,500 सैलरी थी। मुझे ये था कि तब भी मेरा काम चलता था। उसके बाद में मेरी 15,500 हो गई थी और ओवर टाइम करके मैं 20,000 रुपये कमा लेता था। मैंने ये सोचा कि यार मैं 12,500 में भी वही मेरे पास था कि यार महीने के आखिरी दिन बच नहीं रहे, मैं 20,000 कमा रहा हूँ, वहां भी मेरे पास बच नहीं रहे। क्योंकि जैसे ही आपके पैसे बढ़ती है आपकी जरूरतें चेंज होती रहती है। थोड़ी सी लंबा टॉपिक है यार, बात करनी जरूरी है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो। हम सब ने ही इस देश को संभालना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि करप्शन खत्म कर दें, क्योंकि ये 50-100 रुपये क्या मायने रखते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता। मैं आपको लाखों, आप मुझे कहोगे मैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि एक बंदा 50 रुपये की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। 50 रुपये किसे कहते हैं? 50 रुपये बंदे को कहीं आते जाते भी याद नहीं होते, और 50 रुपए की रिश्वत लेता हुआ वो इतनी अच्छी नौकरी से हाथ धो बैठा। अब आप सोचोगे सर हम तो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे साथ तो जो कांस्टेबल होते हैं या जो होमगार्ड होते हैं वो होते हैं। नहीं, जिस वक्त जिस समय आप उस चौकी पे खड़े हो, उस चेक पोस्ट पे खड़े हो ना, उस समय वहां उस चेक पोस्ट के मालिक मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ही होता है। जिस प्रकार से इस देश को प्रधानमंत्री संभालता है उसी प्रकार से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, राष्ट्रपति संभालता है, उसके नीचे सभी काम करते हैं। उसी प्रकार से उस चौकी के लिए आप इतने बड़े ओहदे पर होते हो, उस चौकी के लिए पूरे देश की जिम्मेदारी उनकी है। देश में कुछ होता है प्रधानमंत्री को पकड़ा जाता है, उसी प्रकार से आपके चेक पोस्ट पे कुछ होगा तो आपको ही पकड़ा जाएगा। प्लीज आप 50, 100, 1000, 2000 के पीछे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मकसद जो आप लेके अभी बैठे हो और उसको बर्बाद मत कर लेना। मैं मानता हूं आप पैसे कमा लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो ये बात याद रखना, ऐसे पैसे कभी बचते नहीं होते, सीधी सी बात है। कितने लोगों की बद्दुआ लगती है। एक इंसान जो ट्रक चला रहा है, मैं जानता हूं कि वो बंदा किस प्रकार से दिन रात जाग के मेहनत करता है। एक एक चेक पोस्ट की बात नहीं, उसको हजारों चेक पोस्ट निकल के आने पड़ते हैं कि जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचते हैं तो उनको हजारों चेक पोस्ट से जाना पड़ता है। कहाँ उस गरीब बंदे का क्या बचता होगा, और अपने अपने 150 के लालच के पीछे उनको उनसे गालियां, वो बद्दुआ ही देते हैं, वो दुआ नहीं देते आपको। कभी भी इस बात को ध्यान में रखना, वो आपको कभी भी दुआ नहीं देते, वो आपको हमेशा बद्दुआ ही देके जाएंगे। प्लीज इस सब को मतलब करप्शन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, खत्म करना है तो मतलब खत्म करना है, गलत मत होने देना। आपको लगता है कि ये ट्रक में ओवरलोडिंग है, आप हटाओ उस चीज को। ड्राइवर ड्रिंक कर रहा है, आप रोको उस चीज को। जो चीज गलत है उस चीज को मत होने दो। हो सकता है आपके उच्च अधिकारी आप पे दबाव बनाए, आप अगर कहोगे तो आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं बना सकता कि आपको कोई ये कहे कि आप करप्शन करो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज अपने आप को मानसिक संतुलन अपना सही रखना। मैंने आपके सामने बड़ा अच्छी कर दिया आपका। चलो ये वैकेंसी आ गई, मैं मानता हूं 10% बच्चे ऐसे होंगे जो इस वैकेंसी को ही लेके बैठे होंगे, पर मेरे को ये पता है कि 90% बच्चों ने इनके भी फॉर्म कभी ना कभी भरे होंगे। ठीक है, उनको अगर ये भी मिल जाती तब भी वो 35-40 में गुजारा करते। यहां भी तो कर लो ना वो चीज। आप ये सोच लो, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर लगे हो, आप एक जेईएन लोको पायलट लगे हो, और आपको एक अच्छी और स्वच्छ और बढ़िया देश की तरक्की करनी है और अपने आप को एक सही रास्ते पे, अपने देश को सही रास्ते पे लेके जाना है। सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पुराने थे, जो बुजुर्ग थे 2013 से पहले के, ठीक है, उनकी मानसिकता कुछ अलग हो सकती है अपन लोगों से, पर आज के समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने देश को, और जो गरीब वर्ग है अपने देश का उसको ऊपर लेके जाने की। गरीब है तो उसको और गरीब क्यों कर रहे हो आप? क्या 200-200 रुपये लेके, आप 100-100 रुपये लेके क्या हासिल हो जाएगा? मैं मानता हूं वो 100-200
दिन के आखिर में 20, 25, 30 हजार भी बन जाते हैं। क्या मतलब है, कहां लेके जाओगे जब आपकी 35, 40 हजार की नौकरी में एक क्वालिटी जिंदगी। देखो, इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं होता। आपकी इच्छा करके मैंने अगर रेंज रोवर लेनी है, अब मैं करप्शन करूंगा तो उस चीज का कुछ भी नहीं है। गाड़ी आप छोटी भी चला सकते हो, आप बड़ी भी चला सकते हो। जहां एक बाइक 70 हजार की भी आती है, एक 7 लाख की भी आती है, वो आपकी इच्छाओं पे डिपेंड है। जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका लालच बढ़ेगा, और करप्शन उसी से ही बढ़ता है और किसी चीज से नहीं बढ़ता। एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो आप 35-40 हजार में। ये तो स्टार्टिंग की बातें हैं, उसके बाद में 2 साल तो चलो अपनी 22-23 हजार सैलरी रहती है। देन उसके बाद में अपने आगे जैसे जैसे लाइफ में आगे 5 साल और गुजरेंगे, अपनी 35-40 और 2 साल के बाद में हो जाएगी, और उसके बाद में अपने आगे चलेंगे। तो 50-60 हजार रुपया कम नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति से पूछ के देखिए कि उसकी जिंदगी में 50 से 60 हजार रुपये किसे कहते हैं, वो तब आप इस चीज को समझ सकोगे। बुरा लगने वाली की बात नहीं थी, ठीक है। थोड़ी सी लंबी बात भी होगी, मुझे लगता है 10 मिनट इस बात के लिए मैंने घेर लिए, पर यार मेरे को ये लगता है कि आपको समझाना जरूरी है। कोई बात नहीं, क्लासेस चलती रहेंगी। अगर मैं आपको इतनी बातें समझा रहा हूं, आपकी क्लास ले रहा हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक सही रास्ता भी दूं। देखो, जिस वक्त आप सिस्टम में घुस गए, और आपके दिमाग में सिस्टम में घुसने से पहले अगर ये बात है ना कि यार कोई बात नहीं, सभी लेते हैं और मैं भी रिश्वत लूंगा, उस वक्त आप रिश्वत लोगे, आप करप्ट होगे ही, और आपको बद्दुआ लगेगी, और वो पैसा कभी भी बचेगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। अपनी देसी भाषा में ये कहते हैं ना, मतलब 2 नंबर का पैसा बचता नहीं है, वही सीन है। आप अपनी जरूरतों, इच्छाओं को थोड़ा सा सीमित करके रखेंगे, तब आप अपनी जिंदगी को बहुत खुशहाल जी सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक अच्छा घर है, आपका परिवार है 4-5 सदस्यों का, आप 20 हजार तक आप अपना घर में बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं, यदि आपकी इच्छाएं एक नॉर्मल एक इंसान की तरह है तो। चलो बात करते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया यार, उस चीज के लिए चलता रहता है, इतना तो होना ही चाहिए। C1 मैंने फोटो थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ठीक है। तो पहले अपने ने पढ़ा था, वो 4 पार्ट्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था। क्या बात की थी? इंडिविजुअल पंप, यूनिट इंजेक्टर, कॉमन रेल और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज इस चारों सिस्टम को खत्म करने के बाद में एंड करेंगे। कोई बात नहीं, लंबा आज हो गया था टॉपिक अपना। इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम कुछ नहीं है, आपको एक चीज सीधी सीधी सी दिख रही होगी। क्या दिख रहा है साहब? सीधी बात पता लग रही है। क्या पता लग रहा है? एक एलपी पंप है, मतलब लो प्रेशर पंप है। वहां से लो प्रेशर पंप कौन सा है? अपना फीड पंप, ठीक है। फीड पंप है, अपने फीड पंप को कह सकते हैं। और एक एचपी हाई प्रेशर पंप है। एक हाई प्रेशर पंप कौन सा है? इंजेक्शन पंप ना, ये हाई प्रेशर होता है। यहां पर इन दोनों का स्थिति है, मतलब यहां पर इन दोनों को रखा गया। तो जिस प्रकार से आप ए पोर्शन को पढ़ भी देंगे, इंडिविजुअल पंप एंड नोजल विद सेपरेटेड पंप्स, ठीक है। मतलब अलग अलग पंप जो क्या है, सिलेंडर के बहुत ही पास में होते हैं, उस प्रकार को अपने क्या कहते हैं? इंडिविजुअल पंप एंड नोजल विद सेपरेटेड पंप। 2 अलग अलग पंप हर एक नोजल के लिए लगाए जाते हैं। इस बात को आप समझना कि पंप जो प्रत्येक नोजल पर लगाए जाएंगे, और सॉरी प्रत्येक इंजेक्टर पर लगाए जाएंगे, उसको अपने क्या कहेंगे? इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम। अभी यदि मैं दूसरे की बात करूं, ठीक है, हाई पंप क्या कर रहा है? नॉर्मल है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। हाई पंप के द्वारा अपने क्या है? इंजेक्टर में क्या कर रहे हैं? फ्यूल को हाई एचपी लाइन, मतलब हाई प्रेशर लाइन, हाई पंप मतलब हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर लाइन से अपने इंजेक्टर में फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं। ये बात आप समझती हो। इंडिविजुअल पंप की बात करूं, इंडिविजुअल पंप दूसरे प्रकार का क्या होता है? पंप इन क्लस्टर, मतलब क्लस्टर के अंदर बीच वाले हिस्से में अपने पूरे सिस्टम के, वहां पर अपने क्या करते हैं? पंप को रखते हैं, ना कि सिलेंडर के पास में, ठीक है। और एक साथ ही इसको रखा जाता है,
पर होते दोनों के दोनों इंजेक्टरों के लिए अलग अलग पंप ही है। इस बात से आप समझ गए हो कि इस प्रकार के सिस्टम में प्रत्येक इंजेक्टर के लिए अलग से इंजेक्शन पंप होते हैं। इस बात को आप लिख लेते हैं और यही था, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्या था, मैं यही लिख देता हूं। प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग पंप व इंजेक्टर प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग पंप एंड इंजेक्टर प्रोवाइड होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है साहब, आगे चलें तो द पंप में भी प्लेस्ड, मतलब पंप की स्थिति हो सकती है। मैं लिख देता हूं पंप की स्थिति। पंप की स्थिति किन दो तरीकों से होती है। सबसे पहले तो क्लोज टू सिलेंडर, ये जो अपनों ने पढ़ा है। ठीक है, सिलेंडर के बहुत ही पास में यहां पर सिलेंडर है तो क्लोज टू सिलेंडर हो सकती है, या फिर क्लस्टर के अंदर हो जाती है, इन क्लस्टर। ठीक है, ये था इंडिविजुअल पंप या नोजल सिस्टम। आसान है, बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कस करते हैं यूनिट इंजेक्टर सिस्टम। यूनिट इंजेक्टर सिस्टम के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। फोटो ले आते हैं सबसे पहले। अपनों ने दो, यार ये ना फोटो पता नहीं क्यों मैंने C1 10 C1 11 पर, ये सीधा 2 से अपने को जाना है 3 में, अजीब से तरीके से हुई है। ABC। इस प्रकार के सिस्टम में, यूनिट इंजेक्टर सिस्टम में आपको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इस प्रकार के सिस्टम में क्या होता है, इंजेक्टर और पंप जो है वो एक ही यूनिट होती है। ठीक है, एक ही हाउसिंग के अंदर होता है। ये नहीं है कि यहां पर अलग से लगा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। यहीं पर इंजेक्टर के साथ में ही पंप को लगा दिया जाएगा, मतलब एक सिंगल यूनिट के तरह ये काम करता है। कि मतलब इस सिंगल यूनिट में क्या होगा, एक तो इंजेक्टर होगा प्लस इसके अंदर HP हाई प्रेशर पंप का यूज होगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेना कि एक प्रॉपर एक यूनिट के द्वारा ही इसके अंदर क्या है, इंजेक्टर और पंप को यूज में लिया जाता है। वही बात अपने लिखना चालू कर देते हैं। कुछ भी समझाने वाली बात तो रही ही नहीं है इसके अंदर। क्या बात की मैंने, द पंप एंड द इंजेक्टर नोजल आर कंबाइंड इन वन हाउसिंग। ठीक है, पंप प्लस इंजेक्टर इन वन हाउसिंग, मतलब एक ही यूनिट की तरह एक ही इकाई में बंधे हुए होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक इंजेक्टर यूनिट होती है। इस बात को आप ध्यान में रखना कि प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक इंजेक्टर यूनिट यूज होगी। प्रत्येक, ये नहीं है कि एक ही इंजेक्टर यूनिट, मतलब एक ही यूनिट के द्वारा ही अपने इसको, नहीं, हर एक सिलेंडर के लिए अलग अलग से इंजेक्टर यूनिट यूज होगी। प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक इंजेक्टर यूनिट होती है, एक इंजेक्टर यूनिट होती है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। फ्यूल को लो प्रेशर पंप के द्वारा प्रॉपर टाइमिंग पर इंजेक्टर में भेजा जाता है। रोकर आर्म के द्वारा प्लंजर मूव करता है, वह फ्यूल सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होता है। बेसिकली आपको इतना डेप्थ में इसको मत पढ़ना, आपको सिंपल सिंपल बात यही पढ़नी है कि यहां पर वर्किंग आपको समझने की जरूरत है नहीं। वैसे मैं सीधी बात बताऊं आपको, यहां से लो पंप से हाई पंप की तरफ फ्यूल, हाई पंप मतलब हाई प्रेशर पंप को फ्यूल भेजा जाता है और वो क्या इंजेक्टर में यूज होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे।
और मैं बात करूं, द अमाउंट ऑफ द फ्यूल इंजेक्टेड इज रेगुलेटेड बाय द इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ द प्लंजर। ये अपने आगे जब अपने इंजेक्शन, मैं ये लाइन लिख देता हूं, इसको बाद में आपको समझ आएगा। जब अपने प्लंजर या जर्क टाइप इंजेक्शन पंप बढ़ेंगे ना, तब आपको ये समझ आएगा। मैं लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड इज रेगुलेटेड बाय इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ द प्लंजर। द अमाउंट, नहीं हिंदी में लिखे ना, हाँ, फ्यूल के अमाउंट, इंजेक्टेड फ्यूल के अमाउंट को रेगुलेट किया जा सकता है इफेक्टिव प्लंजर के इफेक्टिव स्ट्रोक के द्वारा। मैं बताता हूं आपको, इंजेक्टेड फ्यूल, एक सेकंड समझा देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। इंजेक्टेड फ्यूल के अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ प्लंजर द्वारा। मतलब जो इंजेक्शन पंप होता है उसमें एक जर्क टाइप इंजेक्शन पंप का भी अपने यूज करते हैं, उसमें प्लंजर लगा होता है, पिस्टन लगा होता है। शायद ये अपनों ने पहले भी पढ़ा था, अपनों ने ये पढ़ा था फ्यूल, सॉरी, जब अपने एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ रहे थे, जहां पर अपनों ने प्लंजर टाइप फ्यूल पंप पढ़ा था, उसी प्रकार से ये कि इफेक्टिव स्ट्रोक के द्वारा फ्यूल का अमाउंट को रेगुलेट कम या ज्यादा किया जा सकता है। यदि वो प्लंजर टीडी से बीडीसी कम जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल को भी कम ही भेजेगा। यदि वो ज्यादा मूव हो रहा है, उसकी स्ट्रोक जो है वो ज्यादा मूव हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा फ्यूल को रेगुलेट करेगा। इस बात को आप सभी समझोगे। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अपने और जो बातें हैं, छोटी छोटी जो भी जितनी बातें हैं। अगला अपनों ने पढ़ा था कॉमन रेल सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें हाई प्रेशर पंप के द्वारा फ्यूल को हेडर में सप्लाई किया जाता है। ये दिखा देता हूं आपको, एक अपनों ने कौन सा पढ़ दिया था, तीसरा ना, तेरा लगभग सेम ही प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा कॉमन रेल सप्लाई सिस्टम के अंदर। ये बात आप ध्यान में रखना। होता क्या है, ध्यान आपको देखते सारी समझ आ रहा होगा कुछ बातें, कि हाई प्रेशर पंप के द्वारा फ्यूल को क्या किया जाता है, हेडर में, ठीक है, भेजा जाता है। हेडर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ इंजेक्टर, हाई प्रेशर लाइन के द्वारा इंजेक्टर में क्या कर देता है, जो हाई प्रेशर का फ्यूल है उसको इंजेक्टर तक पहुंचा देता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का इंडिविजुअल पंप हर एक सिलेंडर के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या है, एक हाई प्रेशर पंप के द्वारा, हाई पंप मैं कहना अच्छा मानता हूं, हाई प्रेशर लंबा जाता है। हाई प्रेशर पंप के द्वारा हेडर में क्या करते हैं, फुल प्रेशर के साथ फ्यूल को पहुंचा दिया जाता है। जिस भी इंजेक्टर को जैसे भी जरूरत होती है उस अकॉर्डिंग हेडर क्या करता है, प्रत्येक इंजेक्टर को अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड उसको फ्यूल की सप्लाई कर देता है। इस बात को समझ देना और इस बात को अपने फटाफट लिख देते हैं। कुछ नहीं है, आसान है, सब चीजें आसानी से समझा रहा हूं। इसमें हाई प्रेशर पंप के द्वारा फ्यूल को हेडर में सप्लाई करते हैं, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। हाई प्रेशर इन द हेडर फोर्स फ्यूल टू ईच ऑफ द नोजल। मतलब क्या क्या है, जो हेडर के अंदर हाई प्रेशर है उसके द्वारा ही इंजेक्टर में या नोजल में अपने क्या करते हैं, फ्यूल को सप्लाई करते हैं। हेडर में हाई प्रेशर के द्वारा फ्यूल को नोजल में सप्लाई किया जाता है।
किया जाता है, किया जाता है, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है प्रत्येक स्पेसिफिक सिलेंडर में एक मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व जो पुश रोड व रोकर आर्म से चलता है। इस बात को भी आपने लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लेते हैं। पुश रोड एंड रोकर आर्म के द्वारा नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, मत लिखो मत लिखो मत लिखो, मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट बात है, रहने दो। ये क्या कहना चाहता है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है प्रत्येक स्पेसिफिक सिलेंडर में। मैं बातें करता हुआ चल रहा हूँ, मतलब आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि लिखने वाली जो कोई बात ही नहीं है तो उसमें लिखना क्या। एक मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व जो पुश रोड के द्वारा चलता है, फ्यूल का अमाउंट रेगुलेट वेरी बाय लेंथ ऑफ द पुश रोड स्ट्रोक। सीधी सीधी सी बात बताता हूँ आपको, वाल्व अपने नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि इसके द्वारा कैम, पुश रोड और रोकर आर्म के द्वारा ही चलाए जाते हैं। कैम में अपनों ने ये चीज पढ़ती है, वही बात ये कहना चाहता है कि फ्यूल को इंजेक्टेड किया जाता है एक मैकेनिकल ऑपरेटेड वाल्व जो पुश रोड और रोकर आर्म से चलता है उसके अंदर। रहने दो, ठीक है। एक बात आप लिख लो, जो हेडर का प्रेशर है, हेडर का प्रेशर निर्भर करता है इंजेक्टर के डिजाइन पर। हेडर का प्रेशर निर्भर करता है इंजेक्टर के डिजाइन पर, ठीक है। एक बात और भी ध्यान रखना, जो फ्यूल का अमाउंट है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसको मतलब संचालित किया जा सकता है पुश रोड की जो लेंथ है उसके स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुश रोड के स्ट्रोक के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, अपने रेगुलेट कर सकते हैं। मैं ये बात भी लिख देता हूं, फ्यूल का अमाउंट को रेगुलेट किया जाता है पुश रोड के स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ऑब्वियसली बात है कि पुश रोड ज्यादा दबाव डालेगा तो जो अपना वाल्व है, जो उसका स्ट्रोक है, अगर वो ज्यादा होगा तो वाल्व ज्यादा ओपन होगा, वाल्व ज्यादा ओपन होगा तो सप्लाई अपने को फ्यूल की ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात आप सभी समझ जाते हो, किसी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी लंबी बातें होगी हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को खत्म ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा वो 10 मिनट ज्यादा बात होगी थी, पर वो समझाना जरूरी था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, दिशा देना मेरा काम है, यहां भी दिशा दे रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए भी, आपको एक थोड़ी दिशा बताइए। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के बारे में देखते हैं। अपनों ने यूज कर लिया 2 3 4 5। ठीक है साहब, नाम से ही एक बात समझ आ रही होगी, क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है जिसके द्वारा क्या काम होता है, जिसके द्वारा ही फ्यूल को इंजेक्टर तक पहुंचाया जाता है। नॉर्मल सा ये बात आपको दिख रही होगी। लो प्रेशर फ्यूल आता है, यहाँ पर पंप है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पर हाई प्रेशर फ्यूल, हाई प्रेशर लाइन है। डायग्राम में जो चीज दिख रही है वही चीज अपने को पढ़नी है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली इंश्योर बिकॉज वन ऑफ द मैटरिंग एलिमेंट, ठीक है। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मतलब अच्छी सी बातें बनती है। ये तो वर्किंग थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं समझने वाला है, जो समझने वाली चीज है वो अपने आगे अभी लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होगे यार, मेरे को कोई जरूरत नहीं लगती समझाने की। पंप है, डिस्ट्रीब्यूटर लगा, और डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, प्रत्येक जो इंजेक्टर है उसको सप्लाई करना
इंजेक्टर को क्या करता है, ये सप्लाई करता है फ्यूल की, जो पंप के द्वारा भेजा जाता है। नॉर्मल सी बात है कि जिस इंजेक्टर को जिस वक्त जरूरत है डिस्ट्रीब्यूटर उसको फ्यूल पहुंचा देगा, दूसरे को काट देगा। जो अपनों ने पहले भी पढ़ा है वही चीज यहां भी डिस्ट्रीब्यूटर करता है। ठीक है साहब, अब करते हैं मेन बात। मेन बात क्या है, लिख देता हूं मैं सबसे पहले। इस सिस्टम में जो पंप फ्यूल को प्रेशराइज करता है वही फ्यूल की मीटरिंग व टाइमिंग भी सेट करता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि जो फ्यूल की मीटरिंग या टाइमिंग के लिए अपने को अलग से कोई भी एलिमेंट्स या पार्ट्स लगाने की जरूरत है। जो पंप के द्वारा ही इसकी मीटरिंग और टाइमिंग सेट की जाती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ही यही है कि जिस वक्त जिस चीज को जिस सिलेंडर का जिस इंजेक्टर को जितनी और जिस वक्त सप्लाई की जरूरत है उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर भेज देता है। तो इसी बात को लिखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। इस सिस्टम में जो पंप फ्यूल को प्रेशराइज करता है। कल ही मेरे ख्याल से ट्वीट आया उपेंद्र यादव जी का, कहते कोई गलती है, अब बोर्ड ने वापस डीओपी को भेज दी, परिवहन विभाग को भेज दिया वैकेंसी। अब भी पता नहीं क्या ये गलतियों का पहाड़ ही बन चुका है, समझ ही नहीं आ रही क्या वैकेंसी हो गया, भगवान हो गया जो नीचे नहीं उतर रहा है। करता है वही फ्यूल की मीटरिंग एंड टाइमिंग भी सेट करता है। इस बात को आप समझना। रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सही टाइमिंग पर फ्यूल का सप्लाई इंजन में होता है। इस बात को अच्छा ये भी ध्यान रखना, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर के कारण सही टाइम पर फ्यूल का सप्लाई इंजन में होता है। वो बात अपने ऊपर कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख रखी है, वो मैंने लिखी इंग्लिश में। द यूनिफॉर्म distribution of fuel is automatically ensured because one of this metering element। मतलब यूनिफॉर्म अपनों ने पहले भी पढ़ा था, एक समान रूप से प्रत्येक सिलेंडर में फ्यूल की सप्लाई होनी चाहिए। वो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी मीटरिंग एलिमेंट है कि ये फ्यूल को पहले ही मीटर कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही भेजा जाता है। उस कारण से इसको ऑटोमेटिकली अपने इंश्योर कर सकते हैं कि जो सप्लाई है वो यूनिफॉर्म हो रही है, समान हो रही है हर एक प्रत्येक सिलेंडर के अंदर। ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल is automatically, मेरी फोटो आ रही होगी कोई बात नहीं, is automatically ensure because of one metering element, है ना, कि एलिमेंट कि मीटरिंग एलिमेंट के कारण ही इसमें ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये अपने को जांचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो काफी लंबी क्लास हो गई है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। अब आदत हो गई है। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अभी तो आपका इंजेक्शन सिस्टम ही मुझे लगता है लगभग 2 दिन तो इंजेक्शन सिस्टम चलेगा। देखते हैं, कल लंबी क्लास लेके कल ही खत्म कर देंगे इसको। फिर MPFI सिस्टम अपना बहुत लंबा चलेगा, बहुत ही ज्यादा। जितना सोचा था MPFI सिस्टम उससे ज्यादा बड़ा। CRDA सिस्टम तो ये समझ लो 2 ही पेजों में मैंने करके खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें इतना लंबा चौड़ा समझने समझाने वाली बात नहीं है। आज का सेशन यही एंड करते हैं फटाफट, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है। वैसे मुझे पता है जिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती तो वो रुक भी जाते हैं। एंड तो ये थी आज की कुछ बातें। 2 मिनट और बात कर लेते हैं अपने। क्लास 1 घंटा 9 मिनट की हो चुकी है मेरे ख्याल। सबसे लंबी क्लास है अपनी ये।
लाइसेंस एक्सपीरियंस क्या किसी को कंफर्म नहीं है, मैं पहले ही बताता हुआ चल रहा हूं। जिनके पास जो भी बातें हैं, या तो जो व्यक्ति आपको कह देना कि भाई साहब लाइसेंस और एक्सपीरियंस हटेगा, उसको ये कह दो कि आप हमें एक काम करो, लिखित में ये चीज दिखा दो कहीं पर भी लिखी हुई कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान की ये लाइसेंस एक्सपीरियंस हटाया जाएगा। मुझे पता है जब आप ये बात कहोगे किसी को वो कहेगा केंद्र में हट गया, केंद्र की बात अलग है, सेंट्रल की अगर आप दिल्ली में, चंडीगढ़ में, यूनियन टेरिटरी में अगर आप जॉब करोगे तब आपको वो चीज नहीं देखने के लिए मिलेगी। बट यदि आप स्टेट की बात करें, स्टेट में एक प्रॉपर गवर्नमेंट होती है, तो वो ही सरकार ही डिसाइड करेगी उस चीज के बारे में। जो बात की है प्लीज आप उस चीज के बारे में सोचना। अपने आप को, अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। कल को आपका परिवार, कुछ शादीशुदा होंगे, कुछ मेरे जैसे कवारे भी बैठे होंगे, कल को आपका परिवार होगा। यदि आप आज से ही इन सब, ये ना बटन अपने आप खुल जाता है, तो यदि आप आज से ही अपनी सोच अच्छी रखोगे, बाई चांस भगवान ना करे आप इन गलत रास्तों पे चल पड़े, गलत रास्तों पे चलने के बाद में आपने क्या किया कि आपको हैबिट होगी, आपकी जरूरतें ही उसी अनुसार होगी कि यदि मेरी 40,000 सैलरी और मैं रिश्वत लेने के बाद में 1.5-2 लाख रुपए घर पे नहीं लेके आता तो मेरा घर नहीं चल पाएगा। वो अगर आपने जरूरत कर ली और आप किसी दिन 50-100 रुपए लेते पकड़े गए, और उसके बाद में आप एक बात सोचिए कि आपके परिवार का और आपके बच्चों का और आपके बीवी का क्या होगा। फिर तो आप वहीं आ जाओगे, आपको या तो कहीं ना कहीं दिहाड़ी करनी पड़ेगी, या आपको किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। और रिश्तेदारों को क्या बंदा मुंह दिखाएगा? वो रिश्तेदार जो आपको ताना मारते थे कि तू नौकरी नहीं लग पाएगा, और उनके तानों से बचने के लिए, उनको दिखाने के लिए अपने नौकरी लगे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए अपने नौकरी लगे थे। वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो दुश्मन जो अपने कहते थे, उनका मुंह बंद करने के लिए अपने नौकरी लगे थे। और वही बंदे फिर बाद में आपको क्या कुछ बोलेंगे वो आप खुद सोच लीजिए। रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, सबसे बड़ी बेइज्जती। चलो ठीक है, एक इंसान कोई 50-60 लाख की, मैं कहता हूँ 4-5 लाख की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो मानते हैं ठीक है, कोई बड़ा हाथ मार रहा था। इससे बड़ी की बेइज्जती की क्या बात होगी? चलो मानते हैं जब आप 100-200 रुपया लेते हो, दिन में 25-30 हजार रुपया हो जाता है, पर इससे बड़ी बेइज्जती की क्या बात होगा आपके लिए कि आप 50 या 100 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए? इससे बड़ी बेइज्जती आप अपने अभी भी बैठे हुए आप सोच के भी आपको क्या फील होता है, ये आप बताइए। मुझे पता है आप में से बहुत लगेंगे, आप भविष्य हो इस चीज का, आप इस डिपार्टमेंट का, परिवहन विभाग का भविष्य हो, आप अगर इसमें लगने जा रहे हो, पर आप खुद दिमाग में सोच के एक बात, मतलब यहीं बैठे बैठे सोचिए आपकी गट्स क्या कहती है कि यार मैं नौकरी लग गया और मैं किसी बंदी से 50 रुपए की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपनी बरादरी को, अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? दोस्त तो वैसे भी नहीं जीने देते। दोस्त तो सीधा कहेंगे 50 रुपए की रिश्वत लेता हूं, पकड़ा गया, मेरे से नहीं लेता, वो तो ये बात कहेंगे। तो प्लीज अपना भविष्य और अपने बारे में अभी से ही दिमाग में ये बात निर्धारित करते हुए चले। ये बात अपने दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे रिश्वत नहीं लेनी है। सीधी बात है, मैं अपने से स्पष्ट बात कहते हैं। हो सकता है आप में से कई बच्चे ये होगी सर हमने तो कभी सोचा भी नहीं, ये बात आपने कैसे कह दी? मेरे को पता है नहीं सोचा होगा, पर उस समय की सिचुएशन के अनुसार आपको क्या पता आप पे कोई ऐसा दबाव आ जाए, आपको कुछ ऐसा करना पड़े। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्लीज प्रिपेयर रखिए। आप अपने उन सब जो कंडीशन मैंने बताई, अब ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, यहीं पर अपने सेशन को भी एंड करेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा समझाना भी अच्छा नहीं होता। आप बाकी आप सभी समझदार हो। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा एज के बंदे बहुत है, मैं 2016 का पास आउट, तो आप बहुत मेरे से सीनियर है।
नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सीनियर हो, एज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप में से बहुत सारे सीनियर होंगे, उन सबको पता है। चलिए सेशन यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि आज की बातें अच्छी लगी, जो बात मैंने जो बच्चा उससे से सहमत होगा, लाइक करके जरूर जाना आज वीडियो को, ठीक है। चलिए यहीं अपना खत्म करते हैं। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।